अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू फुटबॉलिस्तान। फुटबॉलिस्तान की हमारी सीरीज जो है बिल्कुल जारी चल रही है पिछले कुछ दिनों से। पहला पॉडकास्ट भी दोबारा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता हम उस दिन के करीब जा रहे हैं जहां पे पाकिस्तान होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया को। तो हमारा नाम ग्रीन शाहीन्स है और क्या कहते हैं उनका भी नाम ग्रीन शाहीन्स है, लेकिन हमें बहुत सारे लोग जिसे कहते हैं गरीब फैल्कन्स कहते हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हमारा बिल्डअप बिल्कुल इसी तरह का रहा है। बहुत सारे मसाइल होते रहे और इन मसाइल को डिस्कस करने के लिए और मैच को भी डिस्कस करने के लिए हमारे पुराने साथी जिनने बड़े दुख देखे हैं पाकिस्तानी फुटबॉल में, द गोट ऑफ फुटबॉल पाकिस्तान .com, अली भाई इज बैक। अली भाई, आपकी डिमांड तो माशाल्लाह हर जगह पे बहुत रहती है, तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। बड़ा नूरानी चेहरा लग रहा है आपका आज। बस जी क्या करूं, मंडे को मंडे ब्लूज होते हैं साथ साथ में, तो मैंने कहा थोड़ा फ्रेश अप हो जाऊं साथ साथ में। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख, वालेकुम सलाम, आपने मुझे अपने इस री इमर्जिंग पॉडकास्ट में फिर इनवाइट किया। एंड ऑलवेज हैप्पी टू टॉक अबाउट पाकिस्तानी फुटबॉल, चाहे जिस मर्जी महफिल के अंदर बैठे हुए हों या जिस मर्जी मौके में बैठे हुए हों। बिल्कुल बिल्कुल। तो अली भाई, अब अगर हम ऑनेस्टली खुल के बात करें, पाकिस्तान में कोई काम सीधा तो हो नहीं सकता। और मतलब पिछले हमें तो इस पूरे महीने में हर मतलब फ्लेवर मिल चुका है। पहले मैच हो रहा था इस्लामाबाद में, फिर मैच नहीं हो रहा था इस्लामाबाद में, फिर अब मैच दोबारा इस्लामाबाद में हो रहा है और 8:30 PM के किक ऑफ पे वापस आ गया है। तो इस महीने ये क्या मसला क्या है हमारा? यार देखें, पाकिस्तान को जब ये मसले चल रहे हैं, ये आप देखें सितंबर अक्टूबर से पिछले साल से, जब पाकिस्तान का तब तक कैम्बोडिया के साथ मैच नहीं हुआ था। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की मलकियत और जिम्मेदारी में आता है। और उस स्टेडियम के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल मैच 2014 से नहीं हुआ, 9-10 साल से नहीं हुआ। और वहां उस वक्त उस और जाहिर सी बात है, जो स्टैंडर्ड्स उस दौर में कॉमन थे इंटरनेशनल फुटबॉल होस्ट करने में, उन स्टैंडर्ड्स में और 2023-24 के स्टैंडर्ड्स में जमीन आसमान का वाज़ेह फर्क नजर आता है। उस वजह से जो स्टेडियम था, और वो वाहिद पाकिस्तान का स्टेडियम है, जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद, जो कम अज कम रींग रींग के उस अक्टूबर वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स तक वो तैयार हुआ था, वो भी सिर्फ डे मैच के लिए। स्टेडियम के अंदर बहुत सारी जगहों पे सीट्स नहीं थी, बिकॉज फीफा ने कहा है कि अगर आपने एक कॉम्पिटिटिव फिक्सचर होस्ट करना है, वहां परमानेंट फिक्स सीट्स का होना लाजिम है। तो आप देखेंगे जिस तरह उन जो मैचेस अब तक जो ब्रॉडकास्ट हुए थे, कैम्बोडिया वाला अक्टूबर में, फिर ताजिकिस्तान वाला नवंबर में और जॉर्डन वाला मार्च में, तो बहुत हद तक, काफी हद तक जो स्टेडियम खाली, बिकॉज वहां सीट्स नहीं इंस्टॉल हुई थी। और अब कहीं जाके अल्लाह अल्लाह करके जो फ्लड लाइट्स का इशू था, वो लग रहा था कि शायद हो शायद ना हो, लेकिन आखिरकार पीएसबी और पीएफएफएनसी ने कुछ तरीके से निकलवा के, और आईपीसी मिनिस्टर ने भी कुछ अच्छे हद तक एक इंटरेस्ट गेन किया था कि चूंकि सऊदी अरब की टीम आ रही है और जून में मैच है, जहां पूरे पाकिस्तान क्या पूरे बड़े सगीर पाक को हिंद में इस वक्त एक बड़ी शदीद किस्म की हीट वेव चल रही थी, इस तरह के मैच को दिन में होस्ट करना और सऊदी अरब की टीम को दिन में होस्ट करना, ये एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट और बहुत बड़ी, क्या कहते हैं ना, नाइंसाफी होगी। तो अच्छा हुआ कि हुकूमत ने बिलाखिरकार जो काम उनको 6 महीने पहले करना चाहिए था, उन्होंने बिलाखिरकार जून के महीने में इज्जत बचाने के लिए ये काम कर दिया। तो जाहिर सी बात है ना कि पाकिस्तान ने कई सालों से, क्या कई दिहाइयों से, कभी इंटरनेशनल फुटबॉल मैच होस्ट नहीं किया। तो जो तजर्बा होता है ना, फेडरेशन को भी, लोकल स्पोर्ट्स बोर्ड्स को भी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज को भी, स्टेडियम की इंतजामिया को भी, वो तजर्बा वो हासिल नहीं कर सके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अक्टूबर में मैच हुआ, नवंबर में मैच हुआ, मार्च में मैच हुआ, ठीक है। स्टेडियम की फ्लड लाइट्स का पीएसबी की पिछली इंतजामिया ने कहा था कि स्टेडियम की लाइट्स मार्च तक लग जानी चाहिए, लेकिन नहीं लगी। लेकिन फिर आखिरकार उन्होंने जून में लगा दी। अच्छा हुआ, नेशनल चैलेंज कप भी हुआ। और जो स्लाइड्स लगी थी उस पे पहले इनिशियल एक रिपोर्ट आती है कि जो लुमिनोसिटी इंडेक्स थी, लक्स की जो रेटिंग्स थी, वो एनसी के मुताबिक वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं करी थी। और ऊपर से बहुत सारी जगहों पे जो लक्स की रिक्वायरमेंट थी वो बड़ी वेरी कर रही थी, डिपेंडिंग वेर यू वर ओवर देयर। खासतौर पे गोल्स की साइड पे वहां आपको थोड़ा बहुत अंधेरा नजर आता, बिकॉज स्टेडियम का डिजाइन इस तरह का और फ्लड लाइट्स ऐसे लगी हुई है कि वो सही तरह से मुनासिब नहीं थी। लेकिन फिर पीएसबी ने भी कहा कि नहीं नहीं, हम इसको पूरा करेंगे। इस हमने पाकिस्तान की फुटबॉल फैंस को, पाकिस्तान की मुल्क को हमने मायूस नहीं करना कि हमें शर्मिंदगी का बाइस ना बने। उन्होंने फिर पूरा काम करके बिलाखिरकार लाइटें ठीक कर दी हैं। तो बिलाखिरकार 6 जून को 8:30 बजे पाकिस्तान टाइम, पाकिस्तान का मुकाबला सऊदी अरेबिया, ग्रीन फैल्कन्स बमुकाबला गरीब फैल्कन्स बिलाखिरकार हो जाएगा।
बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने बड़े मजे की चीज आज पढ़ी कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वो लाइटें भी इंस्टॉल की, और अपेरेंटली मैंने ये खुद पर्सनली देखी नहीं थी, बट कोई ग्लास सीलिंग्स भी जो है उन लोगों ने इंस्टॉल किए, ये ग्लास के कोई फ्रेम्स इंस्टॉल किए वीआईपी सेक्शन के अंदर, जो अपेरेंटली थोड़ा माहौल को बढ़ाएंगे। पर एक जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के कोई ऑफिशियल ने जिस पे कमेंट किया हुआ था, उस पर उन्होंने कहा अब तो हम फीफा वर्ल्ड कप का मैच भी होस्ट कर सकते हैं जी, जीरा स्टेडियम में। तो मैंने कहा जी, क्या बात है, हम तो बहुत तरक्की कर गए हैं लगता है। भाई देखें, हम पाकिस्तानी कौम में हम एक मुस्बत सोच रखना पसंद करते हैं, पॉजिटिविटी लाना पसंद करते हैं। जब हम कह सकते हैं ना कि बहुत टैलेंट है इस मुल्क में, हम बड़े बड़े दावे करने के भी बहुत हम माहिर हैं, तो अच्छी बात है कि अगर आपने उस स्टेडियम को उस लेवल पे ले आए हैं। हालांकि ऑन द ग्राउंड जो बात चलेगी वो अलग कहानी थी, तो दावे रखना अच्छी बात है। अब उस पर आप काम भी साथ साथ करें, ताकि कम से कम इन द फ्यूचर इस स्टेडियम को आप इस्तेमाल कर सकें इंटरनेशनल फिक्सचर्स के लिए। और मुझे उम्मीद सबसे बड़ी ये है कि जहां फुटबॉल वाज़े तौर पे बड़ी पॉपुलर भी है, कराची हो गया, बलूचिस्तान का शहर कोयटा हो गया, वहां की भी सूबाई हुकूमत और पंजाब स्टेडियम लाहौर में, और या इस्लाम, या क्या कहते हैं अपना पेशावर में जो है, आई थिंक कयूम स्टेडियम या यू स्टेडियम, आई फॉरगेट व्हाट देयर नेम्स आर, उनको भी वो कम से कम उस पर कायम करके उसको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल स्टैंड पे लेंगे, ताकि कम से कम आप इंटरनेशनल मैचेस को अक्रॉस द नेशन आप उनको उसके, ताकि तमाम लोग भी उस पर देख के लुत्फ अंदोज के, और पाकिस्तान फुटबॉल टीम को देखना भी वो एक उनको मौका मिले साथ साथ में। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं आखिरी सवाल अली भाई, बिफोर हम एक्चुअल टीम्स की तरफ जाएं, आप ये बात करें कि लेट्स से हम इसको उठा के पेशावर लेके जाएं मैचेस को, या इवेंचुअली, और जो एक अच्छी बात है, पर आपको नहीं लगता कि जो इस वक्त ग्रोइंग इंटरेस्ट पाकिस्तानी फुटबॉल में आ रहा है, और वाइडली ये भी सोचा जा रहा है कि 28,000 की जो ऑफिशियल कैपेसिटी है वो सेल आउट हो जाएगी, क्योंकि जब हम 23,000 ताजिकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं ऑन अ ट्यूसडे एट 2 PM या वीकडे में किसी भी दिन पे, तो कहीं और शिफ्ट करना जहाँ कैपेसिटी नहीं है, और शायद वहां पे स्टेडियम भी, अगर आप जिन्ना स्टेडियम देखें एटलीस्ट कम से कम शुरू तो शक्ल तो उसकी एक स्टेडियम जैसी है। हाँ, वो तो बात आपकी, इसमें कोई शक की बात नहीं ना, कि कम से कम मैंने, जैसे मैंने पहले भी अर्ज की थी, कि जिन्ना स्टेडियम वो वाहिद पाकिस्तान का मल्टीपर्पज स्टेडियम है जो कम से कम एक हद तक इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पीछे रह जाती हैं, जिसपे पीएसबी का, हुकूमत पाकिस्तान का, और पीएफएफएनसी का या पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का आपस में मिल के काम करना, इसको ऑन कोड लेके आना बड़ा जरूरी बनता है। जाहिर सी बात है, बाकी जो शहर हैं पाकिस्तान के बड़े शहर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर वगैरह, वहां के स्टेडियम्स को ऊपर लेके आने में कई साल लग सकते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है ना, वहां इस तरह के मैचेस कभी नहीं हुए कई अरसे से, और जब तक उन पे काम नहीं होगा, वहां सीट्स का, ड्रेसिंग रूम्स का, बाकी एम्यूनिटीज का, फ्लड लाइट से तक इंतजाम नहीं होगा सही तरीके से, और जहां सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं, सेफ्टी के इंतजाम होते हैं, जब तक उन पे काम नहीं होगा, आप इंटरनेशनल फुटबॉल और वहां नहीं ला सकते। तो उसके अंदर फिर सूबाई हुकूमतों का काम जाता है कि वो उस पर क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या उनको करना चाहिए इस मामले में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर हम थोड़ा सा टीम की तरफ जाएं, लेट्स डिस्कस पाकिस्तान फर्स्ट। पाकिस्तान की अगर हम फॉर्म देखें इस सेकंड राउंड में, ऑनेस्टली कोई एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था। अगर कोई कर रहा था मेरी नजर में, तो वो एक्सपेक्टेशन रखना ही गलत है कि हम इसमें कोई पॉइंट लेकर आ सकते हैं, करा सकते हैं। मुझे शायद लगा कि ताजिकिस्तान एट होम वुड बी आर इजीएस्ट गेम, लेकिन सबसे ज्यादा पेंटी उसमें पड़ी है। तो मतलब एक्सपेक्टेशन तो कोई हमारी पहले भी नहीं थी, बट बाकी सारी जो टीमें हैं, ताजिकिस्तान इस साल जो है क्वार्टर फाइनलिस्ट रही एशियन कप में, जॉर्डन फाइनल में पहुंच गया, सऊदी अरेबिया तो है ही सऊदी अरेबिया, प्रैक्टिकली द सेम टीम जिसने अर्जेंटीना को हराया था। तो फॉर्म गाइड में तो हम भाई जीरो में खड़े हैं, मतलब कोई 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 अनरीजनेबल चीज नहीं हुआ मुझे लगता है। जहां तक बात है हमारी एक्चुअल टीम की, अब यहाँ पे हमारी शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया कि जब हमने कोई मैच खेला है, कंबोडिया ओटिस इंजर्ड, आपके पास आप नवंबर में जाते हैं, आपको ईसा सुलेमान इंजर्ड मिल जाता है, आप मार्च में आते हैं, ओटिस इंजर्ड, बीच में आपकी सस्पेंशन, कभी उमर उमर जो है वो सस्पेंडेड है, शायद तो सस्पेंडेड है, अब्दुल्ला इकबाल सस्पेंडेड है। तो स्टीफन कॉन्स्टेंटीन ने टेक्निकली आज तक अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टिंग 11 खिलाई नहीं है। और अभी भी अगर हम देखें तो ईसा इज अनअवेलेबल, क्योंकि वो हज पे जा रहे हैं, जो ऑलरेडी आई थिंक पहुंच भी चुके हैं। अब्दुल समद को कॉल नहीं किया गया, और उसमें जो कुछ रीजन दी गई हैं वो ये है कि B93 जो क्लब के साथ ट्रेन कर रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो उनने ऑफिशियल गेम्स भी एज सच नहीं खेली। सारा जो उनका चल रहा है रिजर्व के साथ चल रहा है, ये ट्रेनिंग चल रही है। मजीद आपको हारून जो है वो अभी उनने एक हिप इंजरी पिकअप कर ली ट्रेनिंग में, और वो वापस इंग्लैंड चले गए हैं। आलमगीर इज ऑलरेडी सस्पेंडेड। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब फॉर्म देखते हुए, प्लेस देखते हुए मैच हमारे लिए शुरू होने से पहले खत्म हो गया।
देखें, पाकिस्तान की पूरी ये जो आपने बात कही थी, ये बेसिकली शो करता है कि पाकिस्तान की नेशनल टीम, करंट नेशनल टीम के पास वो बेंच स्ट्रेंथ मौजूद नहीं कि कोई भी प्लेयर अगर कोई अनअवेलेबल हो या इंजर्ड हो तो वो उसी के कैलिबर का या कम से कम उसके 80% या 85% कैलिबर का वो आके उसको रिप्लेस करे, वो आपके पास नहीं था। कोई इंजरी हो गई, कोई सस्पेंशन हो गई, कोई अनअवेलेबिलिटी हो गई, तो उसकी वजह से पाकिस्तान की स्टार्टिंग 11 की जो फुल स्ट्रेंथ थी वो कभी हम खेल नहीं सके। और जाहिर सी बात है, जब आपका मुकाबला सऊदी अरब, जॉर्डन और ताजिकिस्तान जैसी टीमों से हो, उन्हें तो वैसे भी आपके स्ट्रॉन्गेस्ट 11 को फेंटा लगाना था। आपकी टीम में 2-3 प्लेयर मिसिंग हो जाए तो उनको फेंटा फिर वो कुछ ज्यादा ही जोर का लगता है आखिर में ना, साथ साथ में इट बिकम्स अ बिट टू पेनफुल एज अ रिजल्ट, बिकॉज जाहिर सी बात है ना, जिस तजर्बे से वो खेलते आते हैं, जिस इंटेंसिटी से वो खेलते हैं, उनके यहाँ लीग सिस्टम भी है, उनके यहाँ नेशनल टीम के फिक्सचर्स भी रेगुलरली होते रहते हैं, वो फ्रेंडलीज भी खेलते हैं, और उनके पास जाहिर सी बात है आप उनका एक एवरेज स्क्वाड एज निकालें और एवरेज स्क्वाड जो है ना उनकी जो कैप से निकालें, वो डबल डिजिट्स में आसानी से है। मतलब स्क्वाड की जो है ना, कहते हैं एवरेज कैप्स जो है, पाकिस्तान की टीम इज स्टिल वेरी वेरी यंग। पाकिस्तान की टीम ने अब कहीं जाके कोई 10-12 मैच खेले ओवर द पास्ट 1 ईयर, और उसके अंदर भी देयर वाज नेवर एन एस्टैब्लिश स्टार्टिंग 11। और जाहिर सी बात है उसके अंदर फिर आपका जो स्क्वाड है, एक्सेप्ट मे बी अ हैंडफुल ऑफ पीपल लाइक यूसुफ बट फॉर एग्जांपल, बाकी टीम के पास वो तजर्बा अभी तक हासिल नहीं हुआ, बिकॉज अगेन दे हैव नेवर रियली प्लेड दिस लेवल बिफोर। तो उस लिहाज से पाकिस्तान के पास इस पूरे ग्रुप में, और जाहिर सी बात है वी आर दी लोएस्ट रैंक टीम, 195 हमारी रैंकिंग है जब ये क्वालिफायर स्टार्ट हुए थे सेकंड राउंड के, और आपका मुकाबला थ्री ऑफ द बेस्ट एशियन टीम से था। तो रिजल्ट्स तो ऐसे ही थे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने जो आवाजें उठाई हैं कि भाई इतना बुरी तरह तो नहीं हारना चाहिए था, अगर हम 1-0 या 2-0 हारते तो बेहतर होता, पाकिस्तान ने प्लेयर सिलेक्शन नहीं की या ये हुआ वो, जो टिपिकल एक सोशल मीडिया पे और डिफरेंट फुटबॉल के ग्रुप्स के अंदर जो बहस चलती रहती है। उनसे कहता कि सरकार आपने लगता है कभी एशियन फुटबॉल गौर से देखने की जहमत गवारा नहीं की, आपको नहीं पता किस लेवल पे बाकी टीम है और आपका लेवल किस तरह का है। जो टीम में आके खेल रहा है अल्लाह उसका भला करे और उसको कामयाबी दे, बट ये एक कहते हैं ना ग्रोइंग पेन्स है। तो हमने इस ग्रुप स्टेज में एक पॉइंट भी हासिल नहीं करना था। ठीक है, अगर आपकी फुल स्ट्रेंथ होती इन बेशतर मैचेस में, शायद आप इतनी बुरी तरह इतने बुरे स्कोरों से ना हारते, जिस तरह 6-1 हम ताजिकिस्तान से हारे थे नवंबर में, फिर हम 7-0 हारे जॉर्डन से अवे अमान के अंदर, क्योंकि अगेन 2 प्लेयर सस्पेंडेड थे या कोई इंजर्ड था या कोई अनअवेलेबल था, तो इस वजह से आपकी टीम का बैलेंस ही सारा तितर बितर हो जाता है, और आपकी बेंच स्ट्रेंथ ना होने की वजह से दूसरी टीमों ने इसका फायदा भी उठाया है। तो जो आपके हाथ में आए आप उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं ना खेलने के लिहाज से। बिल्कुल, मैं इसमें दो बड़े इंटरेस्टिंग स्टैट्स प्लग इन करना चाहूंगा जब मैं सऊदी अरेबिया की टीम को देख रहा था। एक तो जब हमारी आखिरी टीम थी उसकी जो एवरेज स्क्वाड एज थी वो हमारी 22.7 थी, और वो इतनी हैरानकुन भी नहीं क्योंकि यूसुफ बट के अलावा तो कोई प्लेयर हमारा ओवर एज 30 नहीं है। जो कुछ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट अगला मिला जब मैंने सऊदी अरेबिया टीम को देखा, जो रोबर्टो मैंचिनी ने अभी प्रिलिमिनरी स्क्वाड अनाउंस किया, क्योंकि उसने अपना फाइनल नहीं उसको 31 प्लेयर्स को अनाउंस किया, फाइनल अपना जो स्क्वाड वो पाकिस्तान शायद लेके आएगा वो भी अनाउंस नहीं हुआ, शायद आजकल में प्रोबेबली हो भी जाएगा। तो उसमें जो एज है ना वो तकरीबन 25.87 बन रही है। तो इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। ऑलरेडी इस टीम के अंदर सलमान अल फराज, क्या कहते हैं, सलमान अल फराज जो है वो नहीं खेल रहे, साले अल शहरी नहीं खेल रहे, यासिर अल शहरी नहीं खेल रहे, तो जो 2-3 बड़े प्लेयर जिनके शायद बिटवीन 150-200 कैप्स हो वो नहीं खेल रहे। अच्छा, अभी ये भी हमें नहीं पता कि दिस इज इंजरी, प्रोबेबली वुड बी इंजरी, जिसकी वजह से वो शायद नहीं खेल रहे। पर जो अगली चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी, रोबर्टो मैंचिनी के पास इस स्क्वाड में 8 ऐसे प्लेयर हैं हु हैव लेस देन 3 कैप्स। तो मुझे लगता है ये है कि रोबर्टो मैंचिनी, अब आपको भी पता है कि मिडिल ईस्टर्न फुटबॉल ऐसा है नहीं कि जिसमें बड़ी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, कभी कोई भी कोच निकाला जा सकता है। बट थोड़ा सा देख के, ये ऑफ कोर्स उनके फाइनल स्क्वाड पे जरूर डिपेंड करेगा, पर मुझे लग ऐसे रहा है कि शायद वो एक स्क्वाड शेप करना चाह रहे हैं जो अगले राउंड ऑफ क्वालिफायर्स में भी चलाए, और अल्टीमेटली 2026 का वर्ल्ड कप एंड देन एशियन कप एट होम जो 2027 है, आई थिंक सऊदी अरेबिया वुड रियली वांट टू विन दैट एज वेल। तो मुझे लग रहा है एक नजर उनकी है उस साइड पे, क्योंकि अभी भी हमारे ग्रुप में दे हैव बेसिकली क्वालिफाइड विद 10 पॉइंट्स, वो आगे तो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद उनकी नजर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि यार अब स्क्वाड को आहिस्ता आहिस्ता हम रिप्लेस एंड रिप्लेनिश करके आगे लेके चलें।
मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा आइडिया है कि मिडिल, जैसे आपने भी कहा, गल्फ फुटबॉल में, मिडिल ईस्ट फुटबॉल कभी लॉन्ग टर्म लोग सोचते नहीं कि अगर कोई भी रिजल्ट इधर उधर निकल जाए, उनका जो स्पोर्ट्स मीडिया है ना गल्फ कंट्रीज का, खासतौर पे सऊदी स्पोर्ट्स मीडिया है, वो बहुत विशेष किस्म का है, वो किसी को नहीं छोड़ते। तो ऊपर से मीडिया के प्रेशर की वजह से भी शायद सऊदी फेडरेशन भी उन पे एक, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ डेमोक्लीज हैंडिंग ऑन टॉप ऑफ देयर नेक्स कि भाई अगर रिजल्ट नहीं गई तो हमें कम से कम फैंस को या कम से कम सपोर्टर्स ग्रुप या मीडिया को थोड़ा बहुत चुप कराने के लिए हमें मैनेजर फायर करना पड़ेगा। ठीक है, सऊदी अरब हैव बेसिकली क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। ऑल्दो मैं समझता हूं कि उनको फिर भी एक पॉइंट एक्स्ट्रा चाहिए ना, ताकि कम से कम वो कंफर्म कर लें अपने टॉप 2 स्पॉट इन आखिरी 2 मैचेस के अंदर। वो शायद चाहेंगे कि कम से कम पाकिस्तान के मैच के अंदर, मतलब हम टैक्टिक्स पर तो जाएंगे, बुझाएंगे पाकिस्तान का मैच कम से कम वो जीत के, ताकि जो आखिरी मैच को जॉर्डन से होना है ना, जो एट होम होगा 11 जून को, दे कैन टेक इट इजी फॉर दैट वन। बिकॉज वो चाहेंगे कम से कम जो आसान मैच वो जीत जाओ इन बोथ मैचेस में, ताकि कम से कम जो आखिरी मैच है अगले 11 जून को, उसमें थोड़ा वो इजी कर सके, ताकि एज लॉन्ग एज दे क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड दे शुड बी फाइन। दे स्टिल आई थिंक नीड 1 पॉइंट, जस्ट 1 पॉइंट इन दीज 2 फिक्स, ताकि कम से कम ना वो थोड़ा बहुत आराम से बैठ जाए इस लिहाज से। तो यस, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, और वो भी चाहेंगे कम से कम कि दे कैन शो गिव अ मच बेटर परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप 2026 इफ दे प्रॉब्ली विल क्वालिफाई। और 2027 का एशियन कप वो चाहेंगे कि भाई एट होम खेल रहे हैं, जीतना बनता है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स को जो आपके सिस्टम में फिट नहीं आते, मैंचीनी साहब के अगर सिस्टम फिट नहीं आते, उनको साइडलाइन करना पड़ेगा। और जो यंग प्लेयर आ रहा है आपका सऊदी अरब का, जो अंडर 23 अंडर 21 लेवल के जो प्लेयर्स हैं, उनको भी मौका मिलना पड़ेगा, ताकि कम से कम ना कि वो 3-4 साल बाद क्या कारकर्दगी दिखा सकते, तो अब कारकर्दगी दिखाएंगे तो कम से कम उस पर बिल्ड आगे कर सकते हैं इस लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अली भाई, अगर इस सारी चीज को देखें, इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि हमारे जो मेजोरिटी प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो लोकल पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, उनको लीग में खेलने का मौका नहीं मिलता। एक पूरी, आप भी बहुत इस बात पे रो चुके हैं, मैं भी रो चुका हूँ, हमारे हेड कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटीन तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बारे में रोते हैं। इस बात को साइड छोड़ते हुए, जो हमारे माशाल्लाह कंपेटिटर्स आ रहे हैं इस मैच के अंदर, उन पे तो मतलब सऊदी प्रो लीग के मेजोरिटी प्लेयर्स हैं, मोर सारी प्लेयर सऊदी प्रो लीग के हैं, बट 10 प्लेयर अल हिलाल से भी हैं उस प्रिलिमिनरी स्पॉट के अंदर, और अल हिलाल इस वक्त लीग और कप डबल जीतता हुआ आ रहा है। इस सारी चीज को देखते हुए सऊदीया की स्ट्रेंथ्स भी आपको अंदाजा है, पिछला मैच भी हमने 4-0 वही देखा। तो अब आप स्टीफन कॉन्स्टेंटीन है, आपको पता है कि अच्छा यार, इट्स द बिगेस्ट गेम इन पाकिस्तान फुटबॉल हिस्ट्री, हमें हमें पता है हमने जीतना नहीं है, और हमने हर स्टीफन कॉन्स्टेंटीन की टीम के अंदर ये देखा है कि वो लड़ते हैं। तो अब कितना लड़ा जा सकता है आपको लगता है पाकिस्तान के लिए, या क्या आपको लगता है कि गल्फ इतना ज्यादा है कि यार अच्छा आप कर जो मर्जी लो, वो 3-4-0 तो कहीं गया ही नहीं है ना, वो तो मतलब घर वाली बात है उनके लिए। मैं यही आखिर जो लैटर आपने पॉइंट किया, मैं उसी पे जाऊंगा भाई, देयर इज टू मच गल्फ इन द क्लास बिटवीन देम। ऊपर से ये बात याद है, ठीक है, अब कहीं जाके इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स लोगों ने सऊदी प्रो लीग को ज्यादा अटेंशन देनी शुरू की, जब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो, करीम बेंजेमा और सादियो माने जैसे प्लेयर्स आए, बिकॉज सऊदी हुकूमत ने भी उस लीग को थोड़ा और ग्लैमराइज करने के लिए, थोड़ा और उसको हाई प्रोफाइल करने के लिए उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे खर्च किए। बट ये बात मत भूलें कि सऊदी प्रो लीग एशिया की उससे पहले भी वन ऑफ द बेस्ट लीग्स में नाम शुमार होता था। मतलब बिल्कुल। ईस्ट वेस्ट एशिया में, अगर कोई, मतलब देखें, ईस्ट एशिया में तो आपकी जे लीग और के लीग आ गए ना, जापान और साउथ कोरिया के। वेस्ट बिल्कुल। एशिया में, वेस्ट जोन में सबसे बेस्ट लीग आपकी है ही सऊदी प्रो लीग। फिर एक बिल्कुल। सेकंड नंबर पे एक हद तक ईरान की प्रो पर्शियन गल्फ लीग आती है, लेकिन दे डोंट हैव द काइंड ऑफ मनी दैट द सऊदी प्रो लीग हैज ऑलवेज हैड। ठीक है, तो बिल्कुल। सऊदी का जो आप मैच खेल रहे हैं, आप जितनी मर्जी क्या कहते हैं कर दें, the expectation कि सऊदी अरेबिया will probably win this game in a very one-sided way, ज्यादा इम्कान आने का है। अब ये जाता है कि वो शायद ये करें कि भाई कम से कम, इफ दे, मुझे इम्कान ये लग रहा है कि शायद इस मैच में सऊदी अरेबिया पहले 10-15 मिनट में थोड़ी इंटेंसिटी दिखाएगी, ताकि कम से कम दे कैन अर्ली लीड। बिकॉज अगर आप हम्म। अर्ली लीड लेते हैं ना, तो 10-15 मिनट में, इफ यू लाइक 1-0 अप आफ्टर लाइक 5 or 10 minutes, then you are forcing Pakistan to literally chase things that they probably don't have the capability for as of yet. तो सऊदी चाहिए कि यार कम से कम दे आर 1-0 up at let's say after 10-15 minutes or so, फिर वो थोड़ा easy feel करें, then after at the end of the first half वो शायद कहेंगे चलो यार let's try and attack and let make it 2-0 or 3-0 as a result of that. But I think कि शायद वो इस मैच में कि यार देखो, as long as we are winning the match, it's fine.
सो मुझे उम्मीद ये है कि कम से कम थोड़ा बहुत हम पे वो थोड़ा बहुत रैमो करम कर लें. दे डोंट हैव टू विन 5-0 6-0, दे जस्ट नीड टू विन, जस्ट नीड अ विन एंड दैट्स इट फॉर देम. उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. पर आपको लगता है कि पाकिस्तान विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम? ऐसा नहीं होगा कि हम लेट जाएंगे उनके आगे, हम कोशिश जरूर करेंगे कि उनकी जिंदगी में हम थोड़ी मसले खड़े करें पिच पे? हाँ, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान फाइट जरूर करेगा, बिकॉज स्टीवन ने भी कहा अपने इंटरव्यूज में भी कि भाई मुझे पता है कि ये जो टीम जो मैं जिस प्लेयर को खिलाऊंगा वो फाइट पूरा करेगा, वो पूरी जान लगा के वो खेलेगा जरूर. ठीक है, उनकी कुछ कैपेबिलिटीज में या उनके तजर्बे के अंदर काफी हद तक एक कमी पेशी आएगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो एफर्ट नहीं देंगे. तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम होम क्राउड की वजह से अगर 26 27 28 29 हजार बंदा आके देख रहा है उस मैच को, और है भी 8:30 बजे रात को, तो आई होप कम से कम 90-95% वो कैपेसिटी भरा हुआ हो. और होम क्राउड भी होगा. अल्ट्रा शाइन्स ने भी जो गेट 14-15 का जो ग्रीन स्टैंड है वहां उन्होंने पूरी एक 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 मुहिम चलाई हुई था कि वहां कम से कम एक अच्छी एटमोस्फियर बने. तो आई होप कि पाकिस्तान उस होम फील्ड एडवांटेज हो ना, कम से कम इसको लेकर ये हो कि सऊदी अरेबिया का वो काम मुश्किल जरूर करे, आसान ना करे, लेटेंगे नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर करता है. कम से कम ना उनको भी कुछ मौका मिले कि ना थोड़ा बहुत सऊदी अरेबिया को थोड़ा बहुत वो तंग वंग कर सकें, तो वो अच्छा होगा. बिल्कुल बिल्कुल। और अली भाई, अगर थोड़ा सा हम देखें हमारे सेटअप में, अब ओटिस खान इंजरी से वापस आ गए, मार्च में वो नहीं खेले। मकील अब्दुल्ला एक बड़ी इंटरेस्टिंग एडिशन है, उसके साथ साथ आदम खान है जो प्रॉब्ली शायद इस मैच में खेलेंगे नहीं, ये शायद अगले मैच में उनको किसी एट सम पॉइंट मिनट्स मिल जाए. पर मोहम्मद फजल भी वापस आए हैं, उनको भी इंजरी हो गई थी और उनके अगेंस्ट, तो शायद वो भी किसी सा प्रॉब्ली लेफ्ट बैक पे स्टार्ट कर रहे होंगे. तो आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हम एक आधा गोल निकाल सकते हैं? क्योंकि चलें जीतना तो रियलिस्टिकली देखें, कोई भी आप हो मैं हूं या कोई भी पाकिस्तानी फुटबॉल को फॉलो करता हो वो यही कहेगा यार जीतना तो मुश्किल है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग जान तो हम ऑफ कोर्स मारेंगे. अगर हमने गोल मार दिया क्राउड तो पागल हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है पॉसिबल है हमारे लिए गोल मारना? वेल डिपेंड करता है ना कि गोल आप किस तरह क्रिएट करते हैं. मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की अब तक जो सेट पीस ट्रेनिंग थी बिलफर्ज, क्योंकि वो कमजोर टीम के लिए सबसे तरीका क्या क्या आ रहा होता है कि या तो आप एक सेट पीस से गोल करें, या आपका एक काउंटर अटैक. किस्मत की बात है कि दूसरा जो टीम का डिफेंडर था वो थोड़ा रॉन्ग फुट हो जाए, देन यू आर क्लीन थ्रू एंड यू कैन प्रॉब्ली फिनिश इफ यू कैन. तो ये जाते हैं कि आपका गोल क्रिएट किस तरह हो सकता है. अगर पाकिस्तान एक गोल भी क्रिएट करके गोल स्कोर भी कर ले तो अच्छा होगा. जिस तरह नवंबर में जो सऊदी के साथ मैच था, जब सऊदी वर 1-0 अप इन द लाइक द फर्स्ट, आई थिंक पहले 6 मिनट में उन्होंने पहला गोल भी कर लिया था. फिर एक पैसेज ऑफ प्ले आता है जिसमें बकायदा अब्दुल समद ने राइट साइड से क्रॉस करता है फरीदुल्ला को, और फरीदुल्ला हेडर जस्ट गोज ओवर द बार. बिकॉज जाहिर सी बात है ना, बारिश ताबड़तोड़ हो रही थी वहां अल आसा के अंदर, और जो बिल्कुल बॉल फरीदुल्ला के सर पे आई थी, प्रॉब्ली अगर वो थोड़ी सी भी टाइमिंग जंप को टाइम थोड़ा और सही करता तो शायद कम से कम वो बॉल ऑन टारगेट जरूर होती है, इट वुड नॉट हैव गॉन ओवर द बार दो. तो इसका ये है कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं. ये चाहते हैं कि हाउ डू यू क्रिएट दैट गोल. इस पे फिर ओटिस खान पे फिर एक जिम्मेदारी आती है. इस पे शायद जिम्मेदारी आ जाए शायद दोस्त पे. इस पे जिम्मेदारी आ जाए मकील अब्दुल्ला या फरीदुल्ला पे, कि डिपेंडिंग कौन खेलता है, कि हु विल बी द वन ट्राइंग टू पुश फॉरवर्ड ऑन द ब्रेक, या एटलीस्ट ट्राइंग टू एटलीस्ट क्रिएट सम काइंड ऑफ फॉरवर्ड पासेस के कम से कम जो भी स्ट्राइकर आगे, चाहे वो मकील अब्दुल्ला हो, चाहे फरीदुल्ला हो, चाहे वो शायद दोस्त हो, चाहे वो ओटिस हो, जो भी खेलता है जो थोड़ा फॉरवर्ड पोजीशंस में, क्या वो उसको यूटिलाइज कर सकेगा नहीं कर सकेगा. एक बात जरूर कहूंगा कि चूंकि आलमगीर गाजी इस मैच के लिए सस्पेंडेड है बिकॉज ऑफ अ सेकंड येलो कार्ड इन पूरे क्वालिफायर्स तक था, वो जो मिडफील्ड सेंटर में जो क्रिएटिविटी का जो स्पार्क आपकी उसकी पासिंग से आ सकता है ना, आप उसको बहुत मिस करेंगे. अब उसकी जगह कौन खेलता है, किस पोजीशन में खेलता है, और क्या गेम प्लान होता है बिकॉज ऑफ दिस सस्पेंशन. एंड ऑफ कोर्स बैक पे ईसा सुलेमान नहीं है बिकॉज वो हज पे जा रहे हैं, अल्लाह उनका हज कबूल करे. और जो अब्दुल्ला इकबाल के साथ राइट सेंटर बैक खेलता है, प्रॉब्लम मोहम्मद सद्दाम खेलेगा. विल दे बी अप फॉर इट, कम से कम ना विल दे बी ऑन देयर टोज. तो अगर गोल निकाल लें बहुत अच्छा होगा, बिकॉज पीपल विल जस्ट गो वाइल्ड. और वही एक चीज है ना कि दैट्स समथिंग दैट यू कैन फील गुड अबाउट एट द एंड ऑफ द डे, कि हमने कम से कम गोल तो स्कोर कर लिया अगेंस्ट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन एशिया. बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आपने एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि सदाम प्रॉब्ली सेंटर बैक खेलेगा, बट क्या आपको लगता है कि स्टीफन कॉन्स्टेंटीन विल गो फॉर हिज प्रेफर्ड 4-4-2, या पिछले मैचेस को देखते हुए, खासतौर पर जॉर्डन अवे को देखते हुए जहां अब्दुल्ला इकबाल नहीं खेले, क्या हम एक थोड़ी डिफेंसिव अप्रोच विद 5 एट द बैक ले लें, जस्ट बिकॉज कि ईसा नहीं खेल रहा और शायद हम उस 4-4-2 पे ईसा और अब्दुल्ला के बगैर नहीं खेल सकते? अभी डिपेंड करता है ना कि उन 5 एट द बैक पे आपके 3 सेंटर बैक्स कौन होंगे. बिल्कुल बिकॉज बिकॉज देखें,
सबसे बड़ी मसला मैं बता दूं कि जो हमारा जो लोकल फुटबॉल का सिस्टम है, 3 at the back खेलना, बहुत सारे हमारे प्लेयर्स को, डोमेस्टिक प्लेयर्स को, वो अब तक वो तजुर्बा हासिल नहीं हुआ, बिकॉज वो डोमेस्टिक फुटबॉल पे वो 4 at the back खेलते हैं, फ्लैट बैक फोर के साथ खेलते हैं। अगर 3 at the back खिलाते हैं ना, जिस तरह मैंने भी कुछ लोगों को कहा था, तो 3 at the back का मतलब क्या होता है? इट बिकम्स अ वेरी पहले आप सिनेरियो इन विच दी 3 center backs आर लुकिंग, यार किसने बॉल क्लियर करनी है एज अ रिजल्ट, बिकॉज 3 center backs मतलब देन ऑल 3 नीड टू बी गुड ऑन द बॉल एज वेल। आपके पास वो अभी तक नहीं थे। सद्दाम के पास आई थिंक एक हद तक एबिलिटी है कि वो कर सकता है, स्टिल फेयरली यंग, लाइक 19-20 राइट नाउ। बिल्कुल। दूसरा, जो तीसरा आपका सेंटर बैक है वो मामून मूसा होगा, वो भी एक रीजनेबल डिफेंडर है, लेकिन जाहिर सी बात है उसके पास जो तजर्बा इस लेवल पे चाहिए होता है वो उनके पास नहीं है। तो मैं समझता हूँ स्टीवन विल प्रॉब्ली एक सिंपल स्ट्रेटेजी रखें, 4-4-2 के साथ ही आप खेलें, ताकि कम से कम एवरीवन नोज व्हाट देयर पोजीशन इज। फिर मिडफील्ड में कौन सपोर्ट करने नहीं चाहते, मे बी रईस नबी कैन ड्रॉप बैक अ बिट बैक डाउन, ताकि कम से कम ही बिकम्स लाइक ए थर्ड इश सेंटर बैक, या एज अ स्वीपर के तौर पे थोड़ा एडवांस स्वीपर, ताकि कम से कम वो कवर कर सके आपके 2 सेंटर बैक्स हो तो अच्छा होगा। बट आई डोंट थिंक स्टीवन विल प्ले विद बैक थ्री, क्योंकि वही बात है ना, आपके पास वो टीम के वो प्लेयर नहीं है जो कि बैक थ्री खेलने के आदी हो। अब्दुल्ला इकबाल के पास तजर्बा है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन सद्दाम या मामून या जिसको भी आप सेंटर बैक खिलाते हैं, बिकॉज ईसा सुलेमान नहीं है, उनके पास वो तजर्बा नहीं है, और वो उसके अंदर से फिर एक एरर निकलने के भी उसमें खदशात बढ़ जाते हैं साथ साथ में। तो आई थिंक 4-4-2 वुड बी द बेस्ट ऑप्शन एनी, या 4-5-1। चले, अगर 4-5-1 या 4-4-2 का भी कोई वेरिएंट खेल रहे हैं, इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि आलमगीर इज सस्पेंडेड फॉर दिस मैच, वो तो खेल नहीं रहे होंगे। तो अब आपको क्या लगता है, बिकॉज हारून हामिद भी इंजर्ड हैं, तो फ्रंट में भी थोड़े से ऑप्शंस हमारे लिमिटेड है उस सेंस में, शायद दोस्त भी है हमारे पास, ओटिस भी है, हम किस तरह खिलाएंगे आपको लगता है मिडफील्ड को खासतौर पे? अब देखिए, इसके अंदर मैं भी स्पेक्यूलेट ही कर सकता हूं कि इम्कान शायद ये कि शायद अगर स्टीवन समझता है कि मकेल अब्दुल्ला, जो कि सिर्फ 18-19 साल का बच्चा है यार, अगर वो डेब्यू के इस वक्त फुल स्टार्ट करने के रेडी है तो ठीक है। ऑल्दो सऊदीया की जो डिफेंस ने जो सारे अली अल बुलही टाइप जो कैरेक्टर बैठे हुए हैं, उन्हें तो बेचारे मकेल को जीना आराम कर देना साथ साथ में। तो अब ये जाता है कि विल स्टीवन स्टार्ट समवन लाइक इमरान कियानी, और वो खिलाएगा तो कहां खिलाएगा, बिकॉज आपकी मिडफील्ड में एक गैप बन जाता है। ओटिस तो खेलेगा ठीक है, प्रॉब्ली ओटिस को शायद कैप्टन आर्म बैंड ही मिल जाए, यू नेवर नो, जिस तरह उसको नवंबर में आर्म बैंड मिला था जब पाकिस्तान नवंबर में राउंड 2 के फिक्सचर स्टार्ट किए थे। तो फिर आपकी मिडफील्ड में चल रईस नबी आपका डिफेंसिव मिडफील्डर हो गया, सेंटर में हो गया, पार्टनर कौन करेगा? ये एक सवाल है। मे बी ओटिस कैन प्ले अ डिफेंसिव मिडफील्डर, जिस मुझे तरह भी वो लगता है शायद ओटिस को वो एक अटैकिंग रोल मिल जाए मिडफील्ड के अंदर, अगर आप एक 4-4-2, क्योंकि आई डोंट थिंक उसके अलावा किसी प्लेयर का इतना एक्सपीरियंस है। रजब की भी डिस्कशन हो रही थी, बट अभी कंफर्म नहीं हो, बट कुछ लोग कहते हैं रजब को कैंप में भी नहीं रखा गया। तो इंटरेस्टिंग होगा, मुझे लगता है शायद ओटिस के पास वो एबिलिटी है, दूसरा ओटिस के पास वो वर्क रेट भी है टू टू चेस अप द बॉल एंड एवरीथिंग। भारत, मुझे ये भी लगता है कि ओटिस का जिस क्वालिटी का प्लेयर है, तो 250 अपीयरेंसेस इन लीग 2, मतलब क्रॉस लीग 1 और जितनी वो कॉम्पिटिशंस में खेला हुआ है, 35 तकरीबन 34 गोल्स मारे में, 37 असिस्ट हैं। तो आई थिंक एक पाकिस्तान परफॉर्मेंस भी ओटिस की ड्यू है फॉर द फैंस। नहीं, बिल्कुल, बिकॉज बहुत सारे लोग शुरू दिन से ओटिस खान के फैन हैं। वो हमेशा से, मतलब जब ओटिस बेचारा अक्टूबर में नहीं भी खेला था, लोग उसी के नाम पे नारे और उसके लिए उसका नाम बार बार चीफ पुकारा, बिकॉज इस तरह के हाई लेवल का प्लेयर आपको किस्मत में मिल गया, और ओटिस के भी बिलाखिरकार से खेला था, तो लोग तवक्कुआत करते हैं। ठीक है, ही प्रॉब्ली वोंट बी एबल टू प्ले कोट एंड कोट हिज नेचुरल गेम, जो कि वो एक लेफ्ट विंगर या एक लेफ्ट फॉरवर्ड के तौर पर वो खेलना पसंद करते हैं, लेकिन चूंकि बंदे के अंदर एनर्जी है, ही कैन रन फॉर लाइक 90 मिनट्स कॉन्स्टेंटली, ताकि वो जहां प्रेस करना है, जहां करना है, वो जरूरी हो सकता है। हाँ, ही इज द फास्टेस्ट प्लेयर, पेस भी बंदे के पास है, फिजिकलिटी भी है, ठीक है, कद इतना ज्यादा नहीं है, बट लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ही कैन एक्चुअली हैंडल दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस टू। तो मोस्ट लाइकली हाँ, ओटिस और रईस विल बी इन अ मोर सेंट्रल विड्रॉन रोल। शायद राइट बैक, राइट विंग पे मोइन अहमद खेले, मोइन जूनियर जो है, टू डबल अप विद राव उमर हयात ऑन द राइट साइड, कम से कम वो थोड़ी डिफेंसिव लाइन को ला सके। लेफ्ट विंगर पे शायद आपका शायद दोस्त होगा, क्योंकि ना हारून हामिद है इस वक्त हैं, और ना आपका अब्दुल समद है, ड्यू टू डिफरेंट रीजन वो नहीं सिलेक्ट हो सके। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शायद जब हारून इंजर्ड हो गया तो अब्दुल समद को लास्ट मिनट में बुला लो, बिकॉज उस तरह का प्लेयर कम से कम कुछ ना कुछ आए तो, लेकिन नहीं है तो चले, कोई भी था। शायद इमरान कियानी,
कैन प्ले ऑन द राइट विंग, वो थोड़ा कट इन कर सकता है ऑन हिज लेफ्ट फुट बिकॉज इज मोस्ट ऑफ लेफ्ट फुटेड प्लेयर, ताकि कम से कम थोड़ी बहुत एक पेस आप ला सके विंग्स पे, शायद दोस्त ऑन द लेफ्ट, इमरान कियानी ऑन द राइट, ये हो सकता है। अब फ्रंट पर शायद अगर फरीदुल्लाह इज फुली फिट, फरीदुल्लाह और मकेल खेल सकते हैं, या फरीदुल्लाह और इमरान कियानी खेल सकते हैं। हाँ, वो भी खेल सकते हैं, जो भी, अदील यूनुस भी हो सकता है, यू नेवर नो। शायद अगर डिपेंडिंग कि कौन फाइनल स्क्वाड अनाउंस होता है, क्योंकि अभी तक जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वी डोंट नो हु द फाइनल स्क्वाड विल बी। बिल्कुल उमैर अली जो पाकिस्तान आर्मी की टीम का कैप्टन है और जिसका मेन रोल है ही डिफेंसिव मिडफील्डर, आई थिंक वो सेंटर में खेलता है, मे बी शायद हिल बी देयर, बट देन अगेन आई थिंक उसको शायद वो ऑन द बेंच ही रखें, अली उजैर गुजर को भी ऑन द बेंच रखें, बिकॉज वो एक सेकंड हाफ में कैमियो अपीयरेंस करता है कि जब कम से कम कुछ ना कुछ वो कर सकें, फ्रेश लेग्स आ सकें। तो इट्स एनीवन्स गेस राइट नाउ। तो कौन खेलता है इन द सेंटर या कौन आपका राइट विंग पे खेलता है, दैट विल डिटरमिन कि ओटिस की पोजीशन क्या होगी। प्रॉब्ली ये होगा कि ओटिस को शायद वो कहें क्या तू सेंटर में खेलो, इफ यू कैन पुश अप अ बिट, फरीदुल्लाह अगर ट्रैक बैक करके थोड़ा ड्रॉप इन करे ताकि इट बिकम्स लाइक अ 3-man सेंटर मिडफील्ड, तो अच्छा हो सकता है। तो मैं सिर्फ स्पेकुलेट कर सकता हूं और हम प्लान कर सकते हैं, और आपका मुकाबला सऊदी अरब की टीम से है और आपके प्लान को 5 मिनट के अंदर उसकी धज्जियां भी उड़ा सकते हैं साथ साथ में, तो हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, बाकी जो बिल्कुल होगा वो 6 जून को पता चलेगा मेरे रात को। बिल्कुल। तो अली भाई, ओकेजन तो बड़ी कमाल की है, जिन्ना स्टेडियम विद द लाइट, 8:30 बजे, वर्ल्ड कप क्वालिफायर, सीरीज गेम है, सऊदी अरेबिया आ रहा है, ए स्पोर्ट्स कमाल की ब्रॉडकास्टिंग भी कर देगा, जितनी अच्छी हो सकती है पाकिस्तान में वो भी कर देगा। प्रिडिक्शन टाइम, क्या आप देखते हैं अली भाई, ये क्या होने वाला है, ये क्या हो सकता है रियलिस्टिक रहते हुए हमारी एबिलिटीज और सऊदी अरेबिया को देखते हुए? I think if it's like a 3-0 win for Saudi or a 3-1 for Pakistan, a 3-1 win for Saudi or a 3-0 win for Saudi, I'll be happy with that. अगर Because गोल हमने मार दिया फिर तो क्राउड पागल हो जाएगा ना, फिर तो 4-1 गोल, भी आ गए, तो गोल में हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे। हाँ, गोल पे बस गोल हो जाए ना, और गोल हो तो वो ग्रीन स्टैंड के साथ गोल, ताकि ना कम से कम वो जो स्टैंड है वो कम से कम अगर थोड़ा पागल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, दैट विल बी गुड। अल्ट्रा तो पागल होने वाले हैं। जिस तरह रईस नबी ने जो गोल किया था ताजिकिस्तान के खिलाफ, व्हेन दे मेड इट 2-1, उस पे जो अचानक जो पूरा जो स्टेडियम विच शुक फ्रॉम इट्स एक्चुअल फाउंडेशन, बिकॉज वो गोल भी इतना जबरदस्त रईस नबी ने शूट किया था। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे वी लॉस्ट 6-1 दैट मैच, बिकॉज अगेन कुछ आपके पास कमी पेश है जिसको ताजिकिस्तान ने बड़े भरपूर अंदाज से एक्सप्लॉइट भी किया था। 3-0 win for Saudi or a 3-1 win for Saudi with one goal by Pakistan, even if it's 4-1, पाकिस्तान का कम से कम एक गोल हो जाए, और प्रेफरेबली उस साइड पे जहां आपकी फैंस सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हो, ताकि कम से कम ना वो कहें कि यार चलो बेशक हारे कोई बात नहीं, सऊदीया से हारे, उन्होंने अर्जेंटीना को हराया था वर्ल्ड कप 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर, तो अगर हमने एक गोल भी स्कोर कर दिया ये गनीमत से कम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ और कैसा जाता है हमारा मैच। अभी बहुत 2-3 दिन ही रह गए हैं जब हम ये शूट कर रहे थे, तो अभी स्क्वाड भी अनाउंस होना है, सऊदी अरेबिया की टीम ने भी आना है कल, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। पीएफएफ ने एक फैन फेस्टिवल भी सेटअप किया हुआ है, तो सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे जरूर टाइमली आए, मैच देखें, एंजॉय करें। अगर आप अल्ट्रा शाहीन के साथ बैठना चाहते हैं तो प्रीमियम ए का टिकट ले लें 14 और 15 गेट का, और साथ साथ वहां पे आके एक लिंक भी आपको मिल जाएगा, हम इसमें भी डाल देंगे, और आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं। अल्ट्रा शाहीन के मेंबर बन के हम सबसे ज्यादा नारे और सबसे ज्यादा स्ट्रगल हमने वहां पे बैठ के लगाना है। फुटबॉलिस्तान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारी कॉन्वर्सेशन अली भाई साथ चलते रहेंगे, क्योंकि इसके फौरन बाद ही हम ताजिकिस्तान से भी खेल रहे हैं, तो बहुत ही मजे का हफ्ता गुजरेगा पाकिस्तानी फुटबॉल में। टीम की स्कोर पे ना जाएं, टीम को सपोर्ट करें, स्टेडियम में जाएं, मैच देखें और देखते रहें फुटबॉलिस्तान।